मैं डॉक्टर राकेश महाजन, इंडिया स्पीक डेली के हम न्यूज़ प्रोग्राम है या मेडिकल अपडेट प्रोग्राम के अंदर पहली बार हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। और आज के फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत, इज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट फ्रॉम द्वारका। डॉक्टर प्लीज, यू आर वेलकम टू दिस अवर एपिसोड। थैंक यू सर। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप समय समय पर अलग अलग टॉपिक्स पे जनता के बारे में, जनता को अलग अलग टॉपिक्स में अवेयर करते रहते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आज पॉडकास्ट की भी शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। सर, आज की डेट के अंदर एआई सब जगह पॉपुलर होता जा रहा है एंड इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप एडिटर भी हैं, बुलेटिन के एडिटर भी हैं, हर जगह देखते हैं कि दिस इज इंट्रोड्यूसिंग। तो क्या लगता है कि एआई और मेडिकल प्रोफेशन आने वाले समय में ये कैसे इंटरेक्ट करेंगे, क्या रोल प्ले करेंगे? इट विल बी अ बूम और समथिंग एल्स? इस टाइम तो हर जगह एआई का क्रेज है। एक ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है और बहुत स्पीड से आगे बढ़ती जा रही है। आगे क्या होगा वो देखना है, पर ये बात सर्टन है कि ये हर फील्ड को अफेक्ट करेगी। मेडिकल प्रोफेशन तो एक छोटा वो है, हर जगह के कर रहा है। जैसे इंटरनेट आया था सब कुछ बदल गया, ऐसा लगता है कि एआई आने से भी सब कुछ बदल जाएगा। बदलेगा ऐसे, काम करने का तरीका बदल जाएगा, वर्क फ्लो बदल जाएगा। चीजें वही हैं बट उसका काम करने का तरीका बदल जाएगा। टाइम आपका कई जगहों बचेगा और काफी चेंजेस होंगे। जॉब सिनेरियो में काफी चेंजेस होंगे। जैसे हेल्थ केयर डिलीवरी है, उसमें भी नई दवाइयां बनाने में भी एआई का रोल है, नए वैक्सीन बनाने में भी रोल है। तो हर जगह उसका रोल है। मेडिकल प्रोफेशन तो है ही है, सब जगह रोल है। ये लग रहा है कि बहुत सारा बड़ा चेंज आएगा और बहुत फास्ट आ रहा है। अगले 10 साल में लगता है काफी सिनेरियो चेंज होगा। सर, मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या डॉक्टर्स को ये सपोर्ट करेगा कि डॉक्टर को चेक में रखेगा कि जहाँ ये पेशेंट्स के लिए क्या होगा? ये एक टूल है जी। इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा बहुत सारी इस डिबेट में मैं एआई को आईए कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगता है एक बहुत बड़ा हुआ है कि बहुत इंटेलिजेंट चीज है और बहुत वो है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, बहुत पावरफुल टूल है। और ये आईए मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट असिस्टेंट। ये एक असिस्टेंट है, हमें हर काम में असिस्ट कर सकता है। तो असिस्टिंग का रोल करेगा। ये डॉक्टर को भी असिस्ट कर सकता है, पेशेंट्स को भी असिस्ट कर सकता है, नर्सिंग स्टाफ को भी असिस्ट कर सकता है, सबको असिस्ट कर सकता है। तो असिस्टेंट है, उसको उस नजरिए से देखेंगे तो इतना हवा नहीं लगेगा और आपको उसका जो एक्चुअल पोजीशन है वो पता लगेगी। ये ऊपर नहीं है, ये असिस्टेंट है, एक टूल है। जैसे हमारे पास इतने सारे तरीके होते हैं, एक इंटरनेट भी एक टूल है जिससे हम इतनी सारी चीजें निकाल लेते हैं। ऐसे ही एआई को मैं आईए कहूंगा कि इंटेलिजेंस असिस्टेंट है, जिससे काफी कुछ चेंज होगा। आसान एग्जांपल वो है, जैसे अब आप इंटरनेट से पहले का टाइम देखें तब बैंक में जाना पड़ता था, लाइनों में लग के हर काम होता था, बड़ी बुक्स होती थी। अब वो सारा नेट पे हो गया है तो हम घर बैठे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। रेलवे बुकिंग जो पहले एजेंट के थ्रू या स्टेशन पे जाके बुक करानी पड़ती थी, अब ऑनलाइन कितने टाइम से हम कर रहे हैं। इतना नॉर्मल हो गया कि हम अब सोच ही नहीं सकते कि वो टाइम हमने देखा है, हम सबने देखा है कि कैसे हुआ है। इसी तरह से एआई सारा वर्कफ्लो फर्दर और चेंज कर देगा। फिर हम सोच ही नहीं पाएंगे कि एआई के बिना क्या कुछ हो सकता है। इतना पावरफुल टूल लग रहा है, बट एक टूल है, इस पे अपना डिपेंडेंट हो सकते हो। नहीं है कोई रिप्लेस कर देगा किसी को, बट काम करने का तरीका लगता है काफी चेंज हो जाएगा। सर, कई बार आम तौर पे देखा गया है कि हम लोग प्रैक्टिस में देखते थे कि पेशेंट ये चाहता है कि जब वो आए तो डॉक्टर हमसे फेस टू फेस बात करे, हमारी तरह देखे। और आज की डेट के अंदर जब कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं तो पेशेंट की तरह अटेंशन कम होती है, कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा होती है। कई बार तो लोग यहाँ तक कि कहते डॉक्टर साहब तो कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, हमारी तरफ देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है और कोई एक्सप्रेशन भी नहीं देते। बिल्कुल सही बात है सर, ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट है, बट ये एक आर्ट है। ये हम सबने सीखा है, अभी भी हम सीख रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है इस बात को हमें बारे में कॉन्शियस रहना है कि जब हम कंप्यूटर पे ये यूज कर रहे हैं तो हमारा एक नजर पेशेंट पे हो, बीच बीच में हम पेशेंट से बात करें। अगर टोटली हम उसमें गड़ जाएंगे कंप्यूटर में तो ऑब्वियसली पेशेंट निग्लेक्टेड फील करेगा, फिर वो बात नहीं रहेगी। तो ये एक आर्ट है, मेडिसिन एक आर्ट हमेशा से रहा है। तो ये चीज का ध्यान तो रखना पड़ेगा कि ह्यूमन टच इज ऑलवेज नेसेसरी। ह्यूमन टच के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन टच इज नेसेसरी। अगेन वो भी एक टूल है कंप्यूटर, जो हमें हेल्प करता है डाटा इतना आसान करने में, इतने सारे रिकॉर्ड रखने में। और ये भी एक टूल है, आईए और एआई। तो इसका मतलब ये है कि वो सीखने के साथ साथ जो ह्यूमन टच है, सिम्पथी, एम्पैथी है,
उसको कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। यस, रखना पड़ेगा और कॉन्शियसली और बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। आप उसको, वही मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, इसको हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ह्यूमंस रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, बट एक ये टूल है, उसको भी बात यह है कि इसको भी सीखना पड़ेगा। ये एक सीखने वाली चीज है। जैसे इंटरनेट की हमने इतनी सारी चीजें सीखी, एप्स खोलने सीखे, अब बच्चे शुरू से सीख जाते हैं, हमें टाइम लगा सीखने में। ऐसे अब एआई भी सीखना पड़ेगा और यही टाइम है कि सब सीखें, क्योंकि इसका यूज केस बहुत है, यूज बहुत है, तो सीखना पड़ेगा। और साथ में ह्यूमन टच का ध्यान तो रखना ही है, बिना उसके कुछ नहीं है। कोई भी चीज हम एआई को यूज करके करते हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करने वाले की होती है, तो उसको बहुत ध्यान रखना है कि हम उसका सही इस्तेमाल करें, और वो उसमें भी गलतियों का स्कोप है तो उसको हम साथ साथ सुपरवाइज करके कर सकें। जैसे हम कोई भी असिस्टेंट रखते हैं क्लिनिक में, हॉस्पिटल में अपना स्टाफ रखते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है स्टाफ की सुपरविजन की। स्टाफ का काम स्टाफ अपना कर रहा है, पर हमें सुपरवाइज करना है। ऐसे अगर कोई हम हेल्प लेते हैं एआई से, तो उसे हमें हेल्प लेना है। इसीलिए मैं उसको इंटेलिजेंट असिस्टेंट कहता हूँ, कि असिस्टेंट है, एक एडिशनल टूल है, पर उसको सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है। तो सुपरविजन में भी ह्यूमन टच चाहिए, और पेशेंट इंटरेक्शन में तो बिल्कुल मस्ट है, ह्यूमन टच के बिना पॉसिबल नहीं। सर आम तौर पे जैसे होता है कि पहले कहते थे कि गे है तो डॉक्टर साहब ने स्टेथो तो लगाई नहीं, पेट पे लटा के देखा तो है नहीं, पर यहाँ पे तो कंप्यूटर सब कुछ बोलेगा। नहीं, कंप्यूटर सर एक टूल अगेन है कि वो आपको हेल्प करेगा कि क्या करना है, करना तो आपको ही पड़ेगा, वो स्टेथोस्कोप नहीं लगा सकता है। जी ठीक है, चाहे डिजिटल स्टेथोस्कोप भी आ जाएंगे, पर लगाना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। और वो जो टूल से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है और जो हमारा जो एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन है, वो दोनों मिला के बात यह है कि हम और फर्दर इंप्रूव करना चाहते हैं पेशेंट आउटकम, बेटर रिजल्ट्स कर सकते हैं। एक चीज हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में 3 चीजें हैं कि अगर ये पेशेंट ये चीज लेके आया है, तो वो चौथा पांचवा आइडिया भी दे सकता है। उसकी मेमोरी हमसे ज्यादा है, हम जहां मिस कर सकते हैं वो हमारी हेल्प कर सकता है कि हम ये 3 डायग्नोसिस सोच रहे हैं, ये 2 भी और कंसीडर कर लें, तो डायग्नोसिस मिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो हम आउटकम, पेशेंट आउटकम बेटर हो जाएगा। तो उसको अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फायदा होगा, पर अगेन रिप्लेसमेंट नहीं है। वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो एग्जामिन करना है वो हमें ही करना है, वो तो हम ही करेंगे, उसकी फाइंडिंग देखेंगे, फिर वो फाइंडिंग देख के उसमें हम यूज कर सकते हैं कि ये फाइंडिंग है तो क्या है। जहां हमें कोई ऐसा लगता है हम यूज कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली फाइनल कोऑर्डिनेटर, फाइनल डिसीजन हमारा ही है। सीधे प्रिस्क्रिप्शन पे सिग्नेचर हमारा ही होने हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से है, और सिर्फ एक एडिशनल टूल है। जैसे एक स्टेथोस्कोप होता है कि स्टेथोस्कोप नहीं लगाया, जैसे आप बोल रहे हैं, हो सकता है कल को ऐसा पेशेंट भी बोले कि आपने एआई यूज नहीं किया सर, ये तो आपने देखा ही नहीं, वो फ्लाइंग डॉक्टर तो एआई पावर्ड है। तो ये एक टूल है जिसको इस्तेमाल करना होगा, कौन कितना कहाँ यूज करता है ये अभी इवॉल्विंग स्टेज है, तो और पता लगेगा इस बारे में। दिस इज अपकमिंग, इट्स अ पावरफुल टूल, इट इज अपकमिंग, वेरी फास्ट अपकमिंग। अब कई बार ऐसी चीजें होती हैं जितनी हाइप होती है उतना नहीं होता है, वो हमें देखना होगा, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू चेंज। सर कई बार हम वीडियोस देखते हैं कि कहते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में 4 लोग थे, उन्होंने कहा जी अब एआई आ गया तो 3 की जरूरत ही नहीं है, एंड दे आर शंटेड आउट 3, नाउ दे आर एक से काम चला रहे हैं। तो क्या ऐसा मेडिकल प्रोफेशन में भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, पर अगर मैंने वही बताया कि एआई एक टूल है, तो जो एआई टूल यूज कर रहे हैं उनका अगर आउटकम बेटर है, अगर उसको बेटर यूज कर सकते हैं, तो जो नहीं यूज कर रहा है वो पीछे रह सकता है। तो जो एआई यूज कर रहा है और नहीं कर रहा, उनमें डिफरेंस आ सकता है, बट रिप्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। रिप्लेसमेंट नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिन आपने ही करना है, डॉक्टर ने ही करना है, तो रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। कहीं कहीं जगह कुछ कुछ चेंजेस तो आएंगे। अब जैसे फोन पहले पहले कभी ट्रंक कॉल बुक होते थे, फिर एसटीडी बूथ बने, एसटीडी बंद हो गए, कई लोग चले गए, तो ऐसा थोड़ी कि सब खाली हो गए, कुछ जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाता है। अब एसटीडी बूथ कोई नहीं खोलेगा, बट उसका जगह वो कुछ और काम करेगा, तो वो शफल होगा, और शफल में कुछ लोगों का हो सकता है कभी नुकसान भी हो, बट अल्टीमेटली सारा वर्क फ्लो चेंज होगा, बट टोटल रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बट इसको हमें वॉच में रखना है। तो क्या ये डॉक्टर्स को भी अपग्रेड करने के लिए हर समय तैयार करेगा कि जहाँ पेशेंट विद नॉलेज आएंगे? बिल्कुल, जब एआई जो इसके मॉडल ही चेंज हो रहे हैं, उसमें हर 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 दिन कोई नया डेवलपमेंट हो रही है। चैट जीपीटी 2 3 4 शुरू हुआ, अब बोल रहे हैं अगले महीने 5वां आ जाएगा, तो चैट जीपीटी 4 कहते हैं एकदम बच्चा लगेगा। तो इतना फास्ट चेंज हो रहा है, तो हर चीज चेंज होगी, अपडेट करने का एक नया तरीका आ जाएगा, और काफी कुछ काम आसान हो जाएंगे। जैसे अब हम डिक्शनरी का यूज अब रह गया, खत्म हो गया, कुछ भी हमें देखना होता है हम ऑनलाइन देख लेते हैं, डिक्शनरी का यूज नहीं है, तो कई चीजों का यूज नहीं होगा, कम हो जाएगा, बट कई नई चीजें आ जाएंगी।
और चीजें पता लगेंगी। कई चीजें हम कॉमन वायरल इलनेस कहते हैं, उसमें वायरस भी इतने सारे हैं, उसको डिफरेंशिएट करने में हो सकता है मदद मिल जाए, है ना। कल ही मैं देख रहा था तो एक किसी का आया कि इन्फेक्शियस मोनोनोसिस, हम भूल जाते हैं कई बार। तो ये कई चीजें हैं कि हम सबको वायरल बोलते हैं, उसमें वायरल में कौन सा वायरस, उसको अगर डिफरेंशिएट करने में हमारी मदद मिल जाए कि अगर कंजक्टिवाइटिस है तो एडिनो वायरस हो सकता है, तो ये चीज हम कई बार नहीं दिमाग में रहता है, तो ये चीजें ऐसे हेल्प कर सकती हैं। तो ये हेल्प करेगा, एडिशनल टूल होगा डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने में, पर रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता नहीं कभी। हो सकता। आम तौर पे जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स आती है तो क्लिनिकली डायग्नोज देते थे, अब तो फोटो खींच के आई से साइन कराने पड़ेंगे। नहीं, क्रॉस साइन चेक तो नहीं कराने पड़ेंगे, बट उसमें भी कई चीजें हैं। आ, ये आ, अलग एक लाइब्रेरी है, उसमें हर तरह की किताबें हैं। एक एआई है, हर एआई हर चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेसी हर चीज की अलग है। एक जनरल पर्पस है कि हम चैट जीपीटी पे कुछ कर रहे हैं, और मेडिकल यूज के लिए हम चैट जीपीटी यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग टूल्स हैं और वो महंगे हैं। अब देखो, ये असिस्टेंट है, जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंट असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट हर तरह के होते हैं। आपके आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में 10 स्टाफ हैं, पर एक पता है कि ये भरोसे वाला है, हाँ जी। इसको आप चाबी दे सकते हो कि सुबह के खोल दे, इसको नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे ही है, कौन सा काम किस असिस्टेंट से कराना है ये आपको पता होना चाहिए। हर कोई उतना रिलायबल नहीं है, चैट जीपीटी आपके मेडिकल डायग्नोसिस रिलायबल नहीं है, वो गलतियां ज्यादा करेगा। उसके लिए हाई पावर्ड आते हैं, वो महंगे होते हैं। अब आपने स्किन की बात की, स्किन के टूल्स आते हैं कई जो कि ये डायग्नोसिस देते हैं, बहुत एक्यूरेट है, पर वो पर इमेज सर $10 बोलते हैं पर इमेज, तो आपका $1000 लग गया $10 एक इमेज की। अगर आपको एक उसको रैश चार्ज जगह आपने 4 फोटो डाली, बोलेगा $40 दे दो। तो ये इतना आसान नहीं है जितना आप वो ये जैसे मूवीज में उसमें आपको नैरेटिव दिखाया जाता है कि आपने डाला और हो गया, वो पॉसिबल है, पर वो कौन से टूल में पॉसिबल है, कितनी एक्यूरेसी है, वो है। और जितना अच्छा टूल होगा, कई तो ऐसे एआई टूल्स हैं जो हाई एंड वाले हैं, जो सिर्फ कंपनीज यूज कर सकती हैं, इंडिविजुअल यूज ही नहीं कर सकते, उसके लिए कंप्यूटर ही स्पेशल चाहिए, नॉर्मल कंप्यूटर पे चलेंगे ही नहीं। वो आईआईटी या कोई ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट यूज कर सकते हैं, और वो बहुत हाई पावर फिर काम करते हैं। कि अब जैसे मैंने बताया कि नई दवाई ढूंढनी है, वैक्सीन नहीं बनानी है, उसकी डेवलपमेंट में उसके लिए अलग एआई टूल्स है। तो एआई एक बहुत बड़ी एक टर्म है, बहुत सारे उसमें अलग अलग चीजें हैं, तो हर चीज का अलग यूज होगा। तो ये जितना आसान आप सोचेंगे कि आप इसमें डाल दोगे और आ जाएगा, वो नहीं है। डालेंगे, आएगा कुछ ना कुछ, पर उसमें एरर चांसेस बहुत हैं। मैंने खुद ट्राई किया 2-3 बार, यहाँ यहाँ कुछ मैंने था रैश, मैंने देखा, तो वो इतने सारे ऑप्शंस देगा कि आपको अल्टीमेटली डिसाइड आपको ही करना है। तो एकदम रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है। रिपोर्ट्स हैं, रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स हैं, उसमें भी वही बात है कि इमेजेस को देख के रिपोर्ट्स बनती हैं, उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स बता देगा। जैसे हमारे डायग्नोसिस में, क्लिनिकल डायग्नोसिस में मैंने बताया कि 2-3 ऑप्शन और दे देगा, ऐसे रेडियोलॉजी के इमेजेस में 2-3 एडिशनल ऑप्शन दे सकता है, जिसको फिर रेडियोलॉजिस्ट कंसीडर करके फाइनल रिपोर्ट बना सकता है। तो वो हेल्प ले सकता है रेडियोलॉजिस्ट भी। अल्टीमेटली टोटल रिप्लेसमेंट अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा। इट इज असिस्टेंट, जैसे इट इज एन असिस्टेंट, और बड़े हर तरह के असिस्टेंट हैं, उनके अलग अलग मॉडल हैं। अभी इस टाइम ही बहुत सारे, आने वाले टाइम में और भी होंगे। तो कौन सा असिस्टेंट कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, और उसकी कितनी एक्यूरेसी है, और उसको कैसे उसको सुपरवाइज करना है, क्योंकि गलतियां भी करेगा, तो वो भी ध्यान रखते हुए उसकी हम हेल्प ले सकते हैं। बट अल्टीमेटली क्लिनिकल सेंस जरूर है। हम चैट जीपीटी में डालेंगे फीवर है और बॉडी एक है, तो वायरल भी बताएगा, डेंगू बताएगा। हमें पता है किस तरह का फीवर रहता है, पेशेंट की लुक ही अलग होती है, डेंगू वाला पेशेंट आता है, तो वो उस चीज का रिप्लेसमेंट नहीं है। वो दोनों ऑप्शन बताएगा, उसमें से अल्टीमेटली डायग्नोसिस फाइनल उसी करना है। तो एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पूरा हर चीज को रिप्लेस नहीं कर सकते, बट एक हेल्प दे सकता है वो। भाई इसको सही तरीके से यूज करेंगे तो इट इज हेल्पफुल टूल। इट इज अ हेल्पफुल टूल, इट्स अ पावरफुल टूल, बट इट इज अ टूल, इट इज एन असिस्टेंट। तो क्या कॉस्ट जो है, जैसे ओपीडी में आपने बताया कि $10 मांगता है वो डायग्नोस देने के लिए, तो ये कॉस्ट फैक्टर भी पार्ट प्ले करेगा? बिल्कुल कर सकता है, आप किस लेवल का क्या काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर कोई इस तरह के टूल को यूज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट आ रही है, तो कॉस्ट तो होगी। और बहुत सारे टूल्स हैं जो जिसमें इतनी कॉस्ट नहीं है, पर उसकी एक्यूरेसी कम है, तो वही मैं कह रहा हूँ, हर टूल हर जगह काम नहीं करता है। ये नहीं है कि हम मेडिकल प्रोफेशन में सिर्फ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए एआई टूल यूज होगा। एआई टूल का यूज आपके ईमेल आपको देनी है, आपको अपने टीपीए को मेल भेजनी है, आपको वो करना है, उसमें आपकी हेल्प कर सकता है, तो आपका टाइम बच गया, आपका स्टाफ बच गए। तो वो चीजें भी तो हैं, सिर्फ हर चीज मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, और भी इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, उसमें काफी हेल्प होगी। ईमेल बनाने में, आपके आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे, जिस तरह के हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, ये भी एआई से बन जाते हैं, तो वो उसमें एडिशनल एक हेल्प मिल सकती है।
तो उसके अलग अलग, हर टूल के अलग फायदे हैं और हर फील्ड में काम आएगा, सिर्फ एक डायग्नोसिस ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सारे हैं। क्योंकि जो बाकी इतना सा काम होता है उसमें पूरा हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ, तो वो हमारा जो इजियर काम है वो थोड़े उससे हेल्प से हो जाएंगे, तो हम बाकी और जो इम्पोर्टेंट काम है, जो और पेशेंट को एग्जामिन करने का टाइम है, उसमें हम ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में काफी हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन में काफी हेल्प करेगा, लेटर जनरेट करने में, फॉलो अप करने में। फिर पेशेंट को ऑटोमेटिक आप मेल दे सकते हैं कि ये था, उसका फॉलो अप क्या हुआ। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम एक एक को ऐसे कांटेक्ट हर पेशेंट को नहीं कर सकते। अब अगर इसको एआई की मदद से सपोज आप उसको ऑटोमेट कर दें कि जितने पेशेंट आए उनके वो अपने आप देख ले कि अच्छा ये फीवर वाला पेशेंट है, इसको 3 दिन बाद मेल भेजनी है, ये डायबिटीज वाला है, इसको 1 महीने बाद मेल भेजनी है, तो अपने आप अगर ऑटोमेट करके सबको मेल अप्रोप्रिएट चले जाए तो एक ऑटोमेट हो गया, आपका वो काम बच गया। तो इस तरह से काफी हेल्प मिल सकती है, पेशेंट का भी इंप्रूव आउटकम। अगर वो भूल रहा है कि फॉलो अप में आना है तो एक बार रिमाइंडर चला गया, जैसे आज की डेट में हम वैक्सीन के रिमाइंडर भेजते हैं, ऐसे और भी तरह तरह के रिमाइंडर हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा काम करने का तरीका ऑटोमेशन हो सकता है और उस तरह से हमारा फायदा हो सकता है और पेशेंट का फायदा हो सकता है। बाकी कंफर्ट भी बढ़ जाएंगे, एक्यूरेसी भी थोड़ी सी बढ़ेगी, एक्यूरेसी और हेल्पफुल भी हो जाएगा। बिल्कुल। कॉशियस वही रहना है कि कहाँ कैसे हम यूज कर रहे हैं, ब्लाइंडली नहीं कर सकते हैं कि हमने सब कुछ उस पर छोड़ दिया, किसी असिस्टेंट पे हम पूरा हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकते हैं। असिस्टेंट हमारी हेल्प कर सकता है हॉस्पिटल में, एक एडिशनल असिस्टेंट आ गया हमारे पास। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कर रहा है उसकी है, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो या कोई भी हो, जो करने वाले की वो तो रहेगा ही, क्योंकि ह्यूमन सुपरविजन जरूरी है। हर जगह लिखा होता है डिस्क्लेमर में कि इट कैन मेक मिस्टेक्स, तो वो ध्यान रखना ही है, उस पर पूरा छोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको ही अपने आप को अपग्रेड करना होगा और सीखना होगा। हाँ, सबको सीखना होगा हर लेवल पे ही। टीचिंग में है, आप सिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उससे टीचिंग में काफी हेल्प मिल सकती है कि और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए, वो सारा कर सकते हैं। पेशेंट के लिए काउंसलिंग आते हैं न्यू, अभी हमने जो बुलेटिन हमारा आता है पेडियाट्रिक कनेक्ट लास्ट मंथ जो निकला, उसमें एक डॉक्टर साहब ने आर्टिकल लिखा है कैसे कैसे न्यूनेट एक नर्सरी में एडमिट है न्यूबॉर्न, उसको हम रोज काउंसलिंग करते हैं, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं वो लिस्ट बना के दे देगा, कोई पॉइंट आप मिस ना हो, कहाँ कहाँ क्या क्या बात करनी है, वो सारा ऑटोमेट कर देगा। तो इस तरह से हमें काफी तरह से हेल्प मिल सकती है अलग अलग तरीकों से। तो मतलब कि इसको सही तरीके से यूज करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। डरना नहीं है इससे, डरना नहीं, इसलिए उसको मैं आईए बोलता हूँ, इंटेलिजेंट असिस्टेंट, कि याद रहे कि असिस्टेंट है, तो हमें उस तरह से उसकी हेल्प लेनी है और अल्टीमेटली हमें यूज करना है और फ्रूटफुल यूज करना है, जिससे कि इम्प्रूव पेशेंट आउटकम हो। तो जो पेशेंट्स की कम्युनिकेशन है दैट विल इन द पॉजिटिव वे और पेशेंट विल बी डोमिनेटिंग, पढ़ के आएंगे सब कुछ देखें। वो तो जैसे इंटरनेट के आने से भी हुआ था कि क्वेश्चंस आते हैं, वो ठीक है, तो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होंगे, अगर सही डायरेक्शन में जाएंगे तो उसमें हमारी हेल्प मिलेगी, हमारे पेशेंट का आउटकम बेटर होगा, तो हमें अच्छा रहेगा, तो सबका म्यूचुअल बेनिफिट है, सबका बेनिफिट है। वो अगर वो क्वेश्चंस रेडी करके आएंगे तो आंसर्स भी हमारे रेडी होंगे वो भी बेटर रेडी होंगे, तो म्यूचुअल बेनिफिट है। तो बाकी अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा ना, अपग्रेड करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि काफी चेंज होगा, क्योंकि तो फिर कोई अछूता नहीं रहेगा, वो अल्टीमेटली हो ही जाएगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, और डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में, इससे हटके कि क्या है ये? मशीन लर्निंग से स्टार्ट हुआ ये, जैसे हम कोई फेसबुक पे ऐड देखते हैं, कोई किसी के बारे में, अगर हम एआई के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो एआई वाले सारे ऐड आने शुरू होते हैं फेसबुक के हमारी फीड में। अगर हम कोई चीज, हमने कोई ये कैमरा ये खरीदा ये वाला कंपनी का, तो उसके आसपास के ऐड आने शुरू होते हैं। ये मशीन लर्निंग है, मशीन आपको समझ लेती है, उस हिसाब से अडेप्ट कर लेती है। उसी का अगला वर्जन है वो, कि वो सारा समझ के और अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके एक नया चीज क्रिएट कर सकता है थोड़ा, और उसमें सिर्फ वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करा था, पैटर्न रिकॉग्नाइज करके कुछ एडिशन डाल सकता है, उसी को एआई कहते हैं। और इस तरह से हर तरह से चेंज आ रहा है इसमें। तब तो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में भी ये कंपलसरी हो जाएगा। ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई मैंने सुना है काफी चेंज हो रही है, किताबों का रोल कम हो रहा है, लोग ऐप से ज्यादा पढ़ रहे हैं, साथ में उसके वीडियो देखते रहते हैं। हमारे टाइम पे वो सब नहीं था। तो ये भी बिल्कुल चेंज होगा, उसको वो करेंगे। अब वो राउंड्स पे यही यूज होगा और हर तरह से, क्योंकि हर जगह यूज होगा ये, हर 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 तरीके से। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कस्टमर केयर सारे अब एवीआर आ गए हैं, जब आप बात करते हैं कस्टमर केयर में तो वो हमेशा रोबोटिक वॉइस होती है, ये दबाएं वो दबाएं करके आता है। तो ऑलरेडी वो आप देखो कस्टमर केयर वाले तो वो कम हो गए ना, ऑटोमेटेड आ गए। तो ऐसे हर चीज जहां भी आप जाएंगे उसमें उसका यूज आप ज्यादा पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, मैं भी पेडियाट्रिशियन हूँ,
आमतौर पे देखा जाए कि जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बच्चों में बढ़ता जाता है, क्योंकि ये तो स्कूलों से शुरू हो जाएगा जल्दी है, और जितना स्क्रीन टाइम बढ़ता जाता है देयर इज अ वन साइड ट्रैफिक। बिल्कुल बच्चे सिर्फ वही सिग्नल सुनते हैं, और जिस तरह की प्रॉब्लम पर्टिकुलरली ऑटिज्म, एडीएचडी, ईएसडी बढ़ती जा रही है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ऑलरेडी पड़ रहा है, तो स्क्रीन टाइम का है ही है। ये जो कोविड के बाद एकदम बहुत चेंज हो गया और बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि कॉलेज स्कूल जो कोविड के टाइम पे जो इन्होंने शुरू किया था कि ऑनलाइन क्लासेस, अब वो एक ट्रेंड बन गया। अब इन्होंने डायरी में नोट लिखने भेज छोड़ ही दिए हैं। मेरे बच्चों के स्कूल में तो अब आता ही नहीं, सब व्हाट्सएप पे आता है। आज मेरा बच्चा MUN में गया हुआ है, मॉडल यूनाइटेड नेशंस में, उसमें भी उसको वहां पे व्हाट्सएप पे सारा हो रहा है, उनको कैरी करना है कि वहीं पे इंस्ट्रक्शन आएगी उसके हिसाब से करना है। तो ये सब जरूरत से ज्यादा हो गया, उसका भी हमें ध्यान रखना है कि कैसे उसको मिनिमाइज किया जाए। जहां रोल है कम से कम छोटी क्लासेस में इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। पर आजकल बोला ही जाता है, होमवर्क ही आता है कि वहां से आप सर्च करके लाओ। तो ये इस चीज का हमें ध्यान रखना है। काफी कंट्रीज में अब हम देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन आ रही है कि 13 साल से छोटा बच्चा सोशल मीडिया पे ना हो, वो बैन कर रहे हैं। तो इस तरफ भी हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट पिछले 5 सालों में बहुत आया है। तो वो तो हमें करना ही है। AI का रोल तो स्क्रीन से आगे भी है, ऑडियो में भी है, वो वॉइस इंस्ट्रक्शन में भी काम कर सकता है। बट ओवरऑल अगेन ह्यूमन टच नहीं भूलना चाहिए। ह्यूमन टच जो हम भूलते आ रहे हैं, उसकी वजह से सिर्फ बच्चों में ऑटिज्म वाली प्रॉब्लम नहीं, बड़ों में भी प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो उनका भी हमें खास ध्यान रखना ही है साथ साथ। ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है इसको वापस करना मुझे नहीं लग रहा मुश्किल है, पॉसिबल है। बट उसके नुकसान से कम मिनिमाइज करने के लिए हमें ये भी देखना है कि हम इस चीज को नहीं भूलें। सारा इस चीज में इतना नहीं घुस जाए कि हम बाहर जाना ही भूल जाएं और सब कुछ अपना बैठे बैठे जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो होता जाए। उसका नुकसान हम देख ही रहे हैं, वो तो है ही। वो तो है ही है, क्योंकि कोविड से पहले और फ्रैंकली हमें स्पीकिंग बहुत फर्क पड़ा। कि ऑटिज्म एडीएच के बहुत बच्चे कम होते थे, हाँ। पर उसके बाद तो स्क्रीन टाइम इज द मेन वोकल पेट है ना। फिर मायोपिया में भी कहते हैं कि बहुत बढ़ गया उसके बाद, क्योंकि सारे फोकस नियर वर्क करते रहे स्क्रीन में। तो आंखों का जो चश्मा है इसका प्रेवलेंस बहुत बढ़ गया कोविड के बारे में। ऑटिज्म और एडीएचडी बहुत बढ़ गया। तो इस चीजों का तो बिल्कुल ध्यान नेक रखना है। पेन, सर्वाइकल बहुत बढ़ गया। हाँ जी, नेक पेन, क्योंकि हमेशा गर्दन ऐसी ही रहती है और ना। स्क्रीनिंग, हाँ, उंगल अंगूठा घूमती है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी और स्क्रीन टाइम को कैसे मिनिमम करें, एक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, डाइट का कैसे ध्यान रखें, वो हमेशा हमारा फोकस शायद रहेगा। कल के परसों की पेपर में न्यूज थी कि किसी यूरोपियन कंट्री ने कर दिया है कि 12th तक तो बच्चे ये यूट्यूब देख ही नहीं पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, कई कंट्रीज में, यूरोप में, और उन्होंने किया है, धीरे धीरे आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, एनफोर्समेंट बड़ा मुश्किल है इंडिया जैसी कंट्री में। बट हमें कोई ना कोई तरीके निकालने पड़ेंगे, और तरीके ये मेरे हिसाब से वही है कि स्कूल को एनफोर्स करना पड़ेगा। ये बहुत प्रॉब्लम है कि वो वहीं से बोलते हैं कि सर्च करके होमवर्क लिख के लाओ। वो कम से कम वो तो ऐसे नहीं बोले, वहां वहां से हो सकता है। सिर्फ वो बैन करना कि आप यूट्यूब नहीं देख सकते, बच्चों के पास तो सबके फोन रहते हैं। वो मेरे बच्चों के पास तो अलग से फोन नहीं है, बट वो फोन तो मिल ही आता है उनको, पापा का उठा लिया, अम्मी का उठा लिया, दादी का उठा लिया। तो वो चीज को एनफोर्स करना बड़ा मुश्किल है कि बच्चे नहीं देख पाएंगे यूट्यूब। बट अगर स्कूल से और हम लोगों की तरफ से, डॉक्टर्स के से हम बार बार बोलते रहे कि इस चीज का ध्यान रखें कि हम ज्यादा नहीं दें। प्रॉपर गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फिर मॉडिफाई कर देते हैं कि 1 घंटे ज्यादा नहीं करना। अब वो बोलते हैं 1 घंटा स्कूल का काम अलग है, बाकी अलग है, दूसरा वाला नहीं करना। तो वो हमें भी सोचना है कि हम कैसे उसको रिस्ट्रिक्ट करें। और स्कूल की तरफ से बहुत, क्योंकि बच्चे और किसी की नहीं सुने, टीचर की बहुत सुनते हैं। वहां से अगर आए कि ये नहीं करना है और काम वहाँ होमवर्क उसी पे हो, बुक्स वहां कम से कम बंद नहीं हो, जैसा कि वेस्ट में हो गया कि वहाँ स्कूल नहीं हो, टैब ही होते हैं, बुक्स नहीं है, वो चीज ना हो। तो ये बहुत जरूरी है, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी जो NEP पॉलिसी है इसमें काफी ध्यान रखा गया है फिजिकल एक्टिविटी का। तो ऐसे अलग अलग पॉलिसीज और एनफोर्समेंट हमें करनी पड़ेगी कि स्क्रीन यूज मिनिमाइज, हट तो नहीं सकता। चाहिए तो नहीं है, पर प्रैक्टिकली तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कम होते जा रही है, क्योंकि सब ऊपर से नीचे सबका है। एडल्ट्स को कॉपी करते हैं, हम भी बैठे रहते हैं, वो सबको देखना है सारा। और ओवरवेट और ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, मेंटल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, एंड आई थिंक दिस स्क्रीन टाइम इज वन ऑफ द मेन फैक्टर। हाँ जी, इसने आग में घी का काम किया है। लाइफस्टाइल पहले से चेंज होता जा रहा था, अब एकदम जो पिछले 5 साल में चेंज हुआ है, एकदम ज्यादा हो गया है कि नई नई चीजें आ गई हैं और एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है। वर्किंग आवर्स इतने बढ़ गए हैं सबके ऑफिस के, देखो 9 to 5 कोई टाइम होता था, अब तो आप भूल ही जाओ। 12-12 घंटे हैं तो टाइम होता नहीं, आते फिर फोन पे होता है। तो लाइफ स्टाइल ही वैसा हो गया, इसलिए सारे डिजीज जो आपने बताए सारे लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो लाइफ स्टाइल को कैसे इंप्रूव किया जाए उसे हमें साथ में देखना चाहिए।
तो ये तो एक कंटिन्यू टॉपिक रहेगा कि बिल्कुल दिन पे दिन क्या होता है, किस तरफ लेके जाते हैं, क्या नहीं होता। इस लेट्स पे सी, चर्चा करते रहेंगे। चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पुनीत फॉर दिस थैंक यू। कन्वर्सेशन विद अस। बहुत अच्छा। और आपकी इन एक्टिविटीज का और जो आप बुलेटिन चलाते हैं उसका फायदा लेके व्यूअर्स तक जाते रहेंगे बीच बीच में। बिल्कुल सर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम पब्लिक को अवेयर करते रहे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज में, ये बहुत जरूरी है।